अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड टाइम विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। अच्छा जी, आज है संडे का दिन, इतवार का दिन। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है औरतों को संवरने की, बड़ा शौक है कि हर वक्त आप अपने आप को संवारते रहें। लोगों को लगता है कि औरतें अपने आप को बहुत संवारती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि औरत हो या मर्द हो, अपने आप को संवारना चाहिए, अपने आप अपना ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग वरना सोचते हैं कि अगर मर्द है तो बस उसकी शादी होगी, बस शादी तक ही उसने अपने आप को संवारना था, उसके बाद क्या ज़िंदगी, बस अब इसने काम करना और घर चलाना है। औरतों का ये होता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बस अब वो बच्चों को देखे, घर को देखे, फैमिली को देखे, घर के काम करे, बस यही ज़िंदगी है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब जब तक ज़िंदगी है वो उम्र के साथ नहीं होती, वो दिल आपका जवान है और आप अंदर से ज़िंदा, और अंदर से आप चाहते हो कि आप अच्छे लगो, आप खूबसूरत लगो, या आप अपने आप को फिट रखो, तो वो उम्र के साथ नहीं होता या इन चीज़ों के साथ नहीं होता। वैसे हम लोगों ने ज़िंदगी अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को ना अपनी एज के साथ और इस तरह रिश्ते चेंज होने के उस पर रखा हुआ है कि अगर शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो औरत ने इस तरह सिर्फ घर को ज़्यादा देखना है, बच्चों को देखना है, और मर्द अगर मैरिड हो गया तो बस फिर उसने उसकी एक पक्की जिम्मेदारी बीवी और बच्चे हो गए, बस उसने कमाना है, ज़्यादा फोकस उसने उसको रखना है। तो ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को भी रखें पर अपने आप को भी ज़रूर देखें, अपना भी ख्याल रखें। चले जी, आज जो मैंने पहले बात की, इतवार के दिन है इंशाल्लाह। अगले हफ्ते जब मैं आपके सामने हाजिर होंगी तो इंशाल्लाह रमज़ान होंगे, फिर रमज़ान की बातें होंगी इंशाल्लाह, रमज़ान की बरकतें होंगी, आप हमारे साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे। और दिली दुआ यही है कि जो मुझे देख रहे हैं, कि सबको जो मुझे देख रहे हैं, और मैं भी अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ कि रमज़ान जो है वो इतनी अल्लाह ज़िंदगी और मोहलत दे के रमज़ान भी आए, और इस रमज़ान को भी इस बाबरकत महीने को भी हम जिएँ, और जिस तरह से हर मुसलमान उसको सेलिब्रेट करता है, जिस तरह से इबादत करता है, वो सारी चीज़ें हम करें। क्योंकि ज़िंदगी का पल का भरोसा नहीं, और हम सालों की बातें सोच के बैठते हैं, तो इसलिए इतनी दूर की जो हम लोग सोच रखते हैं उसको ना रखें, बल्कि ये सोचें कि हमने इससे दूर जहाँ जाना है और फिर जहाँ रहना है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ के लिए कुछ बनाएं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान से परवेज़ इकबाल अराई, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारी जो गेस्ट मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं लेडी यूथ इंचार्ज अल शरीफ फाउंडेशन की, मैडम शाहिदा परवेज़, सॉरी, मैडम शाहिदा परवेज़, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्योंकि अब रमज़ान की आमद है, तो थोड़ी सी मैं आपके फाउंडेशन के हवाले से पहले रमज़ान से थोड़ा बात कर लेती हूँ, ताकि देखने वालों को भी पता चल जाए कि रमज़ान के महीने में एनजीओज़ और इस तरह से सारी चीज़ें बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। आपको नज़र आता है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रोड पे खड़े होकर इफ्तार करवाते हैं या हर आने जाने वाले को खाना, सहरी, इफ्तार, सारी चीज़ें मिलती है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हकदार हैं, जिनके घर राशन नहीं है, वो पहुंचाने का सिलसिला वो खुद या तो आते हैं, आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है। तो उसके बारे में बताएं कि रमज़ान में इस दफ़ा किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने लाइन अप करके रखी है, क्योंकि जिस तरह से रमज़ान आते हैं, हम चैनल्स वाले भी अपने प्रॉपर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए थोड़ा चेंज हो जाता है और थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो इसी तरह यकीनन रमज़ान में आप लोगों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती होंगी और काम ज़्यादा बढ़ जाता होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं K21 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी तरफ से हमें ये बात करने का मौका मिला। स्पेशली आपको शुक्रिया। देखिए, अल शरीफ फाउंडेशन का मिशन बच्चा पैदा होने से लेके दुनिया से जाने तक के तमाम शोबाजात शामिल हैं। रमज़ान हो या रमज़ान के बाद हो, अल शरीफ फाउंडेशन तकरीबन 40 से ज़्यादा शोबाजात में हर वक्त मगन है, काम हो रहा है, बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है माशाल्लाह। और रमज़ान का महीना तो वैसे ही बाबरकतों वाला महीना है, सब्र वाला महीना है, और मैं समझता हूँ मुसलमानों की आजमाइश वाला महीना है। और इसके महीने में बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो राशन के हवाले से परेशान हैं। और राशन का सिलसिला मैं बताता चलूँ कि हमारा तकरीबन साल साल चल रहा होता है। कुछ फैमिलीज़ को हमने सेलेक्ट किया होता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया होता है, तो खाली ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि पूरा साल उनको दे रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे कुछ ऑपरेशन जो होते हैं राशन के हवाले से, फिर उसके साथ साथ हमारा
इफ्तार के काफ़ी हमारे पॉइंट्स होते हैं। अभी इस साल माशाल्लाह पंजाब हम उकाड़ा से भी स्टार्ट कर रहे हैं। 3-4 पॉइंट हमारे पास हैं, पूरे पूरे हॉस्पिटल में है वहाँ की सैर इफ्तारी। तो खाली राशन की हद तक नहीं है, इफ्तार की हद तक नहीं है, उसके साथ साथ एम्बुलेंस हमारी माशाल्लाह वो भी हमने उनको इमरजेंसी नाफज कर दिया है कि रमज़ान के दौरान बिल्कुल वो एक्टिव रहेंगे, ताकि कोई खुदा ना हादसा जल्दबाजी में कोई हादसा रूनमा होता है तो फ़ौरन वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, और शायद हमारी इस कोशिश से किसी की ज़िंदगी बच सके। तो उसके साथ साथ वोकेशनल सेंटर हैं, IT लैब में, मैं समझता हूँ जितने भी शोबाजात हैं तमाम शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हार्डली और बड़ा तेज़ी से काम हो रहा होता है। ठीक। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप किस तरह से सारी चीज़ें, एक औरत को तो हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि वो मतलब एक घर की है, बस वो घर को ही देख सकती है, और आप मतलब इतना बड़ा काम और इतनी मुश्किलात, क्योंकि इसमें आपने एक सिर्फ अपने आप को नहीं देखना होता, आपने बहुत सारे लोगों को देखना होता है, फिर उनके दिमाग पढ़ने होते हैं, फिर उनसे उनको सेटिस्फाई करना होता है बहुत सारी चीज़ों में, तो वो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? जी बिल्कुल, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए एक तौफीक दी है कि चुना है कि हम ये काम सर अंजाम दे सकें। और वाकई में किसी को समझाना, उसको रिलैक्स करना और उनको उनकी लाइफ की तरफ लेके आना मुश्किल काम तो है, मगर ये कि बात हम जिस तरह करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको अपनाइयत देते हैं ना, वो हमारी बात समझ जाती हैं। औरतें ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जल्दी परेशान हो जाती हैं अपने हालात को लेते हुए, मगर हमारी अलश्री फाउंडेशन की यही कोशिश है कि आप परेशान ना हो, आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। वोकेशनल की भी हमने काफ़ी क्लासेस शुरू कर दी हैं, माशाल्लाह से हमारे काफ़ी पॉइंट हैं। हमारी यही कोशिश है, जैसे अब रमज़ान आया है, राशन के लिए निकलती हैं, और मेरा यही उनको गाइड करना होता है, आज आप राशन के लिए आई हैं, कितने दिन खा लेंगी, आपके पास बेटियाँ हैं, जो भी, यानी जहाँ तक आप जानती हैं, आप उन्हें हमारे पास लेके आएँ, हम उन्हें कोई हुनर देते हैं ताकि आप आराम से घर में बैठ के आप ये काम कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ कर भी रही हैं, मेरी कई बहनें हैं घर में बैठ के रोज़गार लेके चल रही हैं। तो हमारा यही मिशन है ताकि ये आने वाले कल में ना कुछ तादाद कम होती जाए जो राशन के पीछे भागती जा रही हैं। हाँ, और उनको समझाना, उनको मतलब गाइड करना। मेरा जो एक गिला है एनजीओ से, पिछले साल भी मैंने बड़ा गिला किया कि हमने अपनी आवाम को किस तरफ लगा दिया, मतलब हमने अपनी आवाम को निकम्मा कर दिया, वो काम छोड़ के, क्योंकि आसान कर दिया इन्होंने लाइफ को ना, कि आप खाना जाओ, आपको इज्जत से सुबह नाश्ता मिलेगा, दिन को खाना मिलेगा, रात को खाना मिलेगा, आपको राशन मिलेगा, जो घर पे उनको भी, उनके लिए भी जाते वक्त आप खाना लेके जाओ। तो एनजीओ ने जिंदगी उन लोगों की इतनी आसान कर दी है कि उनके अंदर वो एक होता है ना, मेहनत करना, अपने लिए कुछ करना, वो सब चीजें वो भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप लोग इस तरफ उनको वापस लेके आ रहे हो कि आप लोग काम सीखो कुछ और इस तरफ आओ। और हमारा पूरा स्टाफ इस काम में लगा हुआ होता है। हमारे पास आती हैं, एप्लीकेशन लेके आती है, और हम उन्हें ये कहते हैं ठीक है, जब राशन मिलेगा आपको मिलेगा, आप पहले आए, क्लास अपनी स्टार्ट करें, बच्चियों को लेके आए, जिसको मर्जी ले आए, जितनी भी हैं उनको ले आए, आप क्लास स्टार्ट करें। जब हमें पता होता है कि ये इस तरफ आ रही हैं, इनका माइंड है कि हमारी लाइफ चेंज होनी चाहिए, हमें कुछ कमाना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए, फिर तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और ये कि उसको हम लेके चलते हैं, जहाँ तक फिर राशन का सिलसिला है, अफ्तारी का है, जहाँ तक भी हो सकता है, फिर ऐसे लोगों की मदद करने में भी मज़ा आता है, जो खुद भी मेहनत कर रहा हो, उसकी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए तो वो खुश हो जाता है कि चले, अल्लाह का शुक्र है कि कोई है इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे को समझने वाला। मगर फिर हमारी ये कोशिश होती है कि वो अपने हाथों से कमाएं, अपना माइंड इस्तेमाल करें, हाथ ना फैलाएं। बिल्कुल। अब जैसे कल की अगर मैं बात करूं, अच्छा, ये बातें करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ या मैं बुराई कर रही हूँ। मेरा काम ये है, मेरी जॉब ऐसी है, मैं जिस सीट पे बैठी हुई हूँ, मैं अगर कोई बेहतर समझती हूँ चीज़ कि ये मुझे कहनी चाहिए, हो सकता है कि कुछ लोग, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि मांगने की जिनको आदत हो जाए वो आदत हो जाए, मतलब मजबूरी नहीं, जिनकी मजबूरी है, वो मोहताज हैं, काम नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए बात नहीं करी। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहतमंद तंदुरुस्त बनाया है, सब कुछ है उनके पास, तो वो मेहनत कर सकते हैं। और कराची जैसे शहर की अगर मैं बात करूं, खैर पूरी पाकिस्तान की बात करूं, पर उससे हटके मैं अगर अपने कराची वालों के लिए बात करूं तो यकीन करें कराची में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता। कराची वो है कि कराची से आप कहीं भी किसी गली के नुक्कड़ पे भी कोई काम शुरू करें तो यकीन करें आप अपना घर बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। पर कल मैं एक मॉल में गई, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी रमज़ान की, तो जब मैं मॉल से बाहर आई वापस, तो मैंने देखा
कि एक बड़ी अच्छी सी औरत, बड़ी सेहतमंद सी, और मतलब कोई ख़ास मुझे वो बुज़ुर्ग भी नहीं लगी हैं या बीमार भी नहीं लगी हैं। उनके साथ एक बच्ची थी जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि आप बच्चों को लेके भीख मांगते हो, तो आप सोचो कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। मतलब आप उनके उनके फ्यूचर को पहले ही ख़त्म कर रहे हो कि वो ये चीज़ें सीख रहे हैं, उनकी बेस ही ऐसी बन रही है। तो मैंने सोचा कि यार ये मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। आप देखें, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ, मैं भी सुबह 6:30 बजे उठती हूँ मॉर्निंग शो के लिए, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत करना, काम करना बहुत आसान है और ये वाली चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इस तरफ लेके आए, बड़ा मज़ा आता है। आप मेहनत मेहनत करके पैसे कमाएं और जाके खर्च करें, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि ये तो सिलसिला हो गया कि अब मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी सर्विसेज जो है वो कराची से बाहर भी आपके ऑफिसेज हैं, पंजाब साइड पे भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलसी फाउंडेशन जो कि 2015 में रजिस्टर्ड हुआ था, 2016 अप्रैल में हमने स्टार्ट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह केपी के में हमारा एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी पंजाब में तकरीबन ओवरऑल पूरा पंजाब कवर कर रहा है, और हड़प्पा साहिवाल में हमने फ़िलहाल सेक्रेटरीट अपना बनाया है। इलाहाबाद कसूर में हमारा अच्छा बड़ा ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जौहर टाउन लाहौर में बना हुआ है। इस तरह हमारा ओवरऑल एम्बुलेंस का ऑपरेशन तो मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में ही है। बाकी वोकेशनल सेंटर जो है वो साथ साथ वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम उकाड़ा से सहरी और इफ्तारी का अहतमाम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आने वाले वक्त में भी हम बलूचिस्तान की तरफ भी रुख करेंगे, और इंटीरियर टंडोला जार वगैरह बदीन मातली में भी हमारे वर्क स्टार्ट हैं, वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एम्बुलेंस का काम है वो तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम उसकी सर्विस दे रहे हैं। तो बाकी दूसरे वोकेशनल सेंटर हैं वो साथ साथ उनको हम पाकिस्तान की हर यूसी लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं, कि अच्छा। पाकिस्तान के हर यूसी लेवल तक पहुँचें। वहाँ की हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें वो उससे हमसे मुस्तफ़ीद हों, स्किल्ड प्रोग्राम के तहत उसको सीखें। इसी तरीके से इसके साथ साथ IT लैब्स की तरफ जाएंगे। जो बच्चे फारग बैठे हुए हैं उनको हम लैब्स कंप्यूटर के ज़रिए कुछ ट्रेनिंग दें, ताकि उनकी रोटी रोज़गार का प्रॉपर माकूल हम इंतज़ाम कर सकें, ताकि वो उनका जो रुझान है वो मांगने की तरफ ना जाए, उल्टे जराइम की तरफ ना जाए, घर से बाहर ना निकलें, अपना जो टाइम है वेस्ट ना करें, ताकि हम उनको ये IT लैब जाने का मकसद ये है कि हमसे वो मुस्तफ़ीद हों और आने वाला कल अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा है पंजाब और ये सारा, तो वहाँ भी आपका जाना होता है या जी जी सारी चीज़ें बिल्कुल। आपने मैनेज की हुई हैं? कुछ मंथ्स के बाद जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कुछ भी है आप सब कुछ बना दें, साइट मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी हो, पर एक बार आपका कुछ दिनों में चक्कर लगाना लाजमी होता है, क्योंकि प्रॉपर जिस तरह से जिन्होंने बेस बनाई होती है, जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चलते हैं, मेरे हाल से कहीं ना कहीं दूसरे लोग जी गलती बिल्कुल, कर आपने जाते ऐसा हैं। ही कहा। कोई भी काम है जब तक आपको सुपरविजन नहीं होगी वो काम कामयाब नहीं है। तो हम हाल ही में पिछला वीक भी हम पंजाब में थे, हमारा विजिट भी था, और छोटा भाई है मेरे से, तो उसकी डेथ हो गई थी, उसकी तदफीन के लिए भी हमने जाना था। तो ओवरऑल हमारे विजिट होते रहते हैं पूरे पंजाब, पूरा इंटीरियर सिंध KP की तरफ, और हर चीज़ को हम जाके देखते हैं, एरियाज़ विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों को मिलते हैं, फिर उनकी डिमांड के मुताबिक वो चाहते हैं जी वहाँ वोकेशनल सेंटर दे दें, हम उसके ऊपर काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार हमारे एरिया में पानी की कमी है, आपको कोई फिल्टर प्लांट का बंदोबस्त कर दें, कुछ हैंडपम्प की बात करते हैं, कोई IT लैब्स की बात करते हैं, कोई एम्बुलेंस की बात करते हैं, कोई डिस्पेंसरी की बात करते हैं, अच्छा। कोई लैब्स की बात करते हैं, क्योंकि हम तो ओवरऑल 40 से ज़्यादा शोबाजात में काम कर रहे हैं। तो फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए फिर वहाँ से वहीं से उसी एरिया से ज़िम्मेदार स्टाफ देखा जाता है। जैसे लोग मिलते चले जाते हैं तो हम उसको वो प्रोजेक्ट देते चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मैं ये आप दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि अब लोग काफ़ी हमें देख रहे होंगे, जिस तरह से मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मेरा भी बड़ा NGOs में वगैरह में जाना और फिर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है, कि अक्सर लड़कियों का होता है कि लड़कियां कुछ ऐसे फैसले कर देती हैं कुछ प्यार मोहब्बत में, और बाद में फिर उनके वापसी के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, और फिर उनके पास रहता भी कुछ नहीं है, कि क्योंकि प्यार, वो किसी ने सही कहा ना, प्यार अंधा होता है, और वाकई वो अंधा ही होता है। उसके बाद फिर जब आपको होश आता है तो हाथ पे कुछ नहीं होता है, आप अपने माँ बाप की भी इज्जत खराब कर चुके हो सब। इस तरह से कोई केसेस आपके पास आए? क्योंकि ऐसे लोगों को थोड़ा समझाना और उनको वापस जिंदगी की तरफ लेके जाना, ये सारी चीजें करना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के केसेस, किस तरह की चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं? क्योंकि आप तो इस दौर से गुजर रहे हो, आपके पास तो सारा दिन में बहुत सारी चीजें होती होंगी ना, मतलब हमें तो कभी कभी नजर आती हैं, आप लोग तो फेस ही इन चीजों को करते जी हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने तो जमाना और मतलब बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है।
जी बिल्कुल, हमारे पास मैं समझता हूँ हर कैटेगरी के लोग जो है ना, जैसे बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं वो चोरी करने में लगी हुई हैं, हमें अगर अंदाज़ा हो गया है कि इस फील्ड में इस लत में पड़ चुकी हैं, हम उनको ला के उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लेडीज़ जो हैं नशे में जा चुकी हैं, उनको कोशिश करते हैं अपनी असल हकीकी लाइफ में वापस आएँ। और बहुत सी बच्चियां जो हैं जो घरों से भाग चुकी हैं, अपने वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ शादी कर चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ पहला स्टेप तो हमारे वालिदैन का है कि उनको मोबाइल जैसा हमने दे के उनको फ्री हैंड दे दिया है, उनके आने जाने उनके मूवमेंट पे हम नज़र नहीं रख रहे, तो बिगड़ रही होती हैं। तो बहुत एक अच्छी बात आपने कि मैं यही थोड़ा सा रोक के कहूंगी कि इन्होंने मेरे दिल की बात की है कि हम इतनी बड़ी, मतलब मैं कह देती हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि हम अपनी बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं। मैंने खुद देखा है, मतलब बहुत कम एज की लड़कियों को कि अगर 13-14 साल की 12 साल की बच्चियां हैं, मैंने खुद देखा है। मैं शोज पे अक्सर बाहर जाती हूँ, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो मतलब बिजी होती है, बहुत ज़्यादा मसरूफ होती है। मैं अल्लाह का बहुत करम है कि उस लाइफ में कभी मोबाइल नहीं था मेरे पास। कुछ अरसा हुआ मोबाइल आया मीडिया इंडस्ट्री में आने के बाद और ये सारी चीजें, पर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल पे कोई पासवर्ड कुछ भी नहीं लगा। मेरा मोबाइल कोई भी घर में चेक कर सकता है। ज़बरदस्त। मतलब मैंने अपनी कोई प्राइवेसी इसलिए नहीं रखी क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं कि मैं अपनी फैमिली से छुपाऊं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि गलती कहीं ना कहीं वालिदैन की है। बेशक। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लायद हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट है, जैसे वो बच्चियां बच्चे भागते हैं तो ज़ाहिर यकीनन वो वकला से रब्ता करते हैं अपनी शादी और निकाह के लिए, तो हमें वहाँ से कॉल आ जाती है। तो फिर हम उनको अपने बड़े प्यार से मोहब्बत से बच्चों को साथ लेते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा जो आप काम करने जा रहे हो इसका जो मुस्तकबिल वो इंतहाई गलत है, तारीख है, तो आप खुदा के वास्ते अपनी असल लाइफ में आना। अच्छा, असल लाइफ में वो आना भी चाह रहे होते हैं और वो डर भी रहे होते हैं कि अब हमारे बैक पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर हम उनके लिए पुल का जो है किरदार अदा करते हैं। उनको कहते हैं यार हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपके वालिदैन का कॉन्टैक्ट, तो हम उससे मिलेंगे, उससे मोटिवेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ जो है बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह के काफ़ी केस जो हैं मैं समझता हूँ कि हमने उनको हैंडल किया है और भागने से पहले ही उनको हमने टैकल किया है। और एक दो बच्चों ने तो पहले चोरी निकाह कर लिया आपस में और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ बच्चों ने रहना शुरू कर दिया। तो एक वक्त आया कि हमें उनका पता चला, फिर हमने उनको वालिदैन को किसी और राय से, ताकि वालिदैन माइंड भी ना करें ना, क्योंकि आजकल हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी आदमी है, अगर उनको हकीकत बताई जाए कि आपको बेटा रॉन्ग पे जा रहा है, तो बजाय वो बेटे को मोटिवेट करे या उससे पूछे, वो फ़ौरन हमारी तरफ लड़ने के लिए आ जाएगा कि आपने हमारे बच्चे पे एलिगेशन लगाया है। और हमें उस बात को क्लियर करने के पहले उसके जो इन्वेस्टिगेशन करके उसके प्रूफ अपने पास जमा करते हैं, ताकि अगर ऐसा मामला आ जाए तो हम उसको आराम से दिखा सकें यार ये आपकी बेटी है, आपका बेटा है, ये काम कर चुका है। खुदा के लिए हमारा मकसद आपकी तदलील करना नहीं है, आपको तदलील से बचाना है। तो ऐसे काफ़ी केस हैं जो मैं समझता हूँ इस लाइफ के अंदर उनका एक अहम किरदार है और अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियात में उनका शुमार होता है। तो उनकी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बचाई या हमारे अदारे की तरफ से उनकी इज़्ज़त बची है। हाँ। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। और जो वकला है उनको तो 5,000 10,000 15,000 फ़ी चाहिए, वो तो अपनी जगह राइट है, लेकिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं यार आप फ़ीस आप हमसे ले लें और इनकी ज़िंदगी ख़राब होने से बचाएँ, इनको आप हमें इंडिकेट करें, हम इनको आगे फारवर्ड करेंगे, वालिदैन तक लेके जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और आइंदा के मामला की हम जिम्मेदारी लेंगे कि ताकि उस माँ बाप की जो मिट्टी पलीत हो रही है माशरे के अंदर, इंसल्ट हो रही है, वो बच जाए और आने वाले वक्तों में उसी बच्ची का भले उसी से निकाह कर दे लेकिन इज्जत से निकाह कर इज्जत दे। से कर दें, बिल्कुल तो सही कह हम रहे हैं। मतलब हर इवन हर मोड़ पे, हर जहाँ जहाँ हमें कोई निशानदेही होती है, हम उस पर फ़ौरन मैं इनकी हेल्प लेके साथ पहुँच जाता हूँ। तो ठीक है। अल्लाह के फजल करम से हम मुतमिन हैं कि हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इसका जवाब मैं आपसे डिटेल में लूंगी क्योंकि मैंने बड़े अलग तरफ ले गई हूँ। और बात ये बात करने का मकसद ये है कि देखिए मैं यहाँ अगर बैठ के बात करती तो आपको लगता है कि ये इसके पास इतना टाइम होता होगा कि इसे इतने केसेस पता होंगे। आज अगर ये बताएंगे आपको कि लाइफ ऐसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले करते हैं तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, अगर ये आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये देखते हैं लोगों को, ये फेस करते हैं सारा दिन ऐसे लोगों को। मैं ब्रेक पे जाने से पहले अगर एक बात करती जाऊँ कि मेरी अम्मी जब हयात थी, जब जिंदा थी, तो वो एक बात मुझे कहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी पंजाब साइड की थी, बड़े सादे लोग होते हैं पंजाब के, तो मेरी अम्मा कहती थी कि अल्लाह ने जोड़ा तो बनाया है, शादी तो होनी है, निकाह तो होना है,
मिल जाएगा इतनी जल्दी किस चीज की है। और इज्जतें खराब पता नहीं बेटियां क्यों कर देती हैं कि माँ बाप की इज्जत नहीं देखती। तो मेरे जहन में आया मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है कि अल्लाह ने जो जोड़ा बनाया है और जिस टाइम पे निकाह का, अम्मा मेरी कहती थी कि जो कब्र की रात है और जो निकाह की रात है वो टलनी नहीं है। ये हम पंजाबी लोगों में बातें होती हैं, सादे लोग होते हैं और अच्छी बातें होती है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि जो आपके नसीब में और जो आपका जोड़ा है वो और जिस टाइम पे बनना है मिलना है वो उसी टाइम पे मिलना है। तो ये फालतू चीजें और ये प्यार मोहब्बत और इस तरफ अपना जहन ले जाने से बेहतर है कि आप अपने काम पे ध्यान रखें और इस तरफ चलें। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सबसे अच्छा रिश्ता आपके माँ बाप, आपका ब्लड रिलेशन, उसके बाद ये सारी चीजें होती है और सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है शादी के बाद हस्बैंड का। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, मुझे बड़ी कभी कभी ना कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मुस्कुराहट रोक लूँ, पर कुछ बातें मुझे बैठे बैठे याद आती हैं और फिर मैं अंदर ही अंदर भी खुश हो रही होती हूँ और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे खूबसूरत लम्हे होते हैं जो आपको याद आ जाते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जब याद आती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लम्हों को याद नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। और अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र स्क्रीन पे आके भी अदा करती हूँ और हर जगह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इतना खुश हो के मत बोला करो, कभी नज़र लग जाएगी। मैंने कहा जिसने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है वो नज़र नहीं लगने देगा। आपकी तरफ आती हूँ, आपने जवाब नहीं दिया था, मैंने जो सवाल किया था मैंने कहा था ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूँगी। जी बिल्कुल, अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ से इतने परेशान हो जाते हैं। वैसे हम तो यही कहते हैं कि पहले पेरेंट्स को इस तरफ से बिल्कुल स्टिक होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की लाइफ किस तरफ लेके जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हम उनको नहीं कहेंगे, उनको नहीं समझाएंगे तो वो बिल्कुल उनकी सोच भी बहुत हाई हो जाती है बच्चियों की, खास तौर पर बच्चियों की। बच्चों की तो माशाल्लाह अल्लाह पाक, बच्चे बच्चियां दोनों ही हों, इन दोनों की देखना पड़ता है। मगर ये कि अक्सर पेरेंट्स इस तरफ से इतने पर हमारे परेशान हो जाते माशरे हैं, में मगर मर्द कुछ भी कर ले तो मर्द का वो चीज नहीं होती। जो औरत अगर छोटी सी भी गलती करे कर तो ले फिर तो वो ज्यादा वो इशू फिर बन बड़ी जाता है। गैरत और इज्जतों पे बात आ जाती। बात ये इस वजह से औरत को थोड़ा सा कहा जाता है और मैं इसको गलत भी नहीं समझती, मेरी भी सोच इस तरह की है। कोई अगर सोचे कि यार ये औरत तो कैसी बात करी, हाँ बिल्कुल औरत को अपनी इज्जत बहुत संभालनी चाहिए, संभालनी क्योंकि चाहिए। औरत देखिए औरत है। हर चीज दुनिया की मिल जाएगी, हाँ, इज्जत चली गई है ना वो नहीं वो नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल बड़ी जो कीमती मर्जी चीज कर है। लें वो नहीं मिलेगी। तो इसमें बिल्कुल। पेरेंट्स को होना चाहिए कि थोड़ा सा अपना माइंड, जैसे हमारी माएँ माशाल्लाह से, हमारी माओ ने जिस तरह हमें गाइड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम माशरे को लेके चल रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, ससुराल को लेके चल रहे हैं। इसी तरह ही है ना, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को भी ये टाइम दें और इसी तरह उनको देखें कि वो हर बुराई से बच सके। अक्सर पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, वो अपनी बच्चियों को हमारे पास छोड़ जाते हैं। यकीन जाने कि उनको गाइड करना, उनको समझाना और उनको ये बताना कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हक पेरेंट्स का है। ऐसा ही है, पहले आप बिल्कुल। उनको रिस्पेक्ट दो, उनको इज्जत दो। तो क्यों आज हम जो भी हैं पेरेंट्स के बलबूते पे ही है ना। हमें बोलना, हमें खाना, हमें उठना बैठना किसने सिखाया? पेरेंट्स ने सिखाया। आज हमारी ज़िंदगी पे पेरेंट्स का हक है। क्यों मैं कहती हूँ कि इस जगह पे आके हम पेरेंट्स को क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल उनका ऐसे ही। प्यार मोहब्बत क्यों भूल जाते हैं? यार वो तो हर टाइम डर रहे होते हैं हमसे। हालांकि अगर एक चीज देखी जाए तो आप भी शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे, निकाह में इतनी कोई ताकत है, बिल्कुल इतनी ताकत है, बिल्कुल, नापसंदीदा शख्स भी निकाह के बाद बहुत पसंद आता है। बेशक अल्लाह ऐसी दिल में मोहब्बत डालता है कि जो शख्स बिल्कुल अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता उससे निकाह हो जाए ना, यकीन करें आपको वो भी अच्छा लगने लग जाता है। इतनी मतलब उसमें बरकत होती है। तो इस तरह से नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, और ये चीजें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए बिल्कुल। कि ये इतना खूबसूरत बंधन है, जब होगा टाइम आएगा और जो पेरेंट्स ने फैसला करना है ना वो परफेक्ट है।
हम ये बच्चों को लाजमी हम ये बताते हैं कि जो पेरेंट्स की तरफ से होगा ना, क्योंकि रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी, बिल्कुल, आपको हर चीज उसमें देखा जाएगा। अगर आप खुद से कदम उठाएंगे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और खुद से कदम उठाने में हम लोग इतनी समझदारी भी नहीं रखते, हम ये भी नहीं देखते सामने वाला क्या है, कैसी नेचर है, अगर कैसी वो सोच इतना है, इज्जत कैसे रहन वाले सहन है। हों हाँ और इज्जत से ले जाने वाली उसमें इतनी कुव्वत हो, तो वो ये कदम उठाने का कहें बिल्कुल, क्यों। वो रिश्ता भेजे इज्जत से घर पे और शादी करके लेके जाए। आपकी जानिब आऊंगी, मैं ये पूछूंगी कि किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, किस तरह से कोई फंडिंग आप, किस तरह से फंड आपको मिलते हैं, किस तरह से आप ये सिलसिला चलाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कोई आपका, जिस तरह से एम्बुलेंस की सर्विसेज आप दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों को खाना खिलाने की, जिस तरह से बच्चियों की शादी की, जिस तरह से जहेज की, जिस तरह से लोग बीमार होते हैं उसमें उनका साथ देना, फिर जिस तरह से बच्चियां बच्चे कुछ भी सीखना चाहें, किसी भी शोबे में जाना चाहें, वहाँ आप उनको सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मैंने मिस कर दी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर मैंने थोड़ी जो बेसिक चीज़ें उनका नाम ले लिए। तो किस तरह से ये चलाते हैं सिलसिला? ये सिर्फ कराची की तरफ नहीं, आप तो माशाल्लाह हर जगह नज़र आ रहे हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसके पीछे हमारा एक ना नज़रिया था, एक तकलीफ दे सफ़र था कि हमारे वालिद मोहतरम कोई 28 से 30 साल का था, पैरालाइज रहना। अच्छा, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो वो बीमार हो गए, ज़ुबान बंद हो गई, फालिज का अटैक था, तो बड़ा तकलीफ दे अमल था। अब क्योंकि उनको हम देखते रहे, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहे, उनकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चलती रही, तो हाल ही में 3 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो वो हमारे माइंड में था कि हमने कुछ करना है। जैसे आज हमारे वाले साहब अचानक बीमार हुए हैं और हम इस पोजीशन में नहीं थे, तो कुछ ऐसी बहुत सी फैमिलियाँ हैं जिनके साथ ऐसी ट्रेजिडी होती है, उनके लिए कुछ शेल्टर होम बनाएं, उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम कायम करें, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके लिए कुछ सर्विस कायम करें। तो हमारे बहुत से जगह पे हमारा दिमाग काम कर रहा था। तो फिर मैंने 2015 में सोचा, एक अदारे का नाम तजवीज़ किया बड़ी मुश्किल से कि नाम क्या रखा जाए। जी, उनको मैं कहा मेरे वाला साहब मेरी ज़िंदगी में एक मिसाल है, तो मैं बेहतर है उन्हीं के नाम पे ये अदारे का नाम रखूं। नाम रखा तो मैंने ये सिलसिला अपने घर से स्टार्ट किया, जो कि मेरा रियल एस्टेट का काम था, तो जो मेरी छोटी सी अर्निंग थी मैंने इस काम में वक़्फ़ कर दी। तो मैं तकरीबन 2 साल इसको अपनी जेब से लेके चलता रहा हूँ। अच्छा, तो अभी अल्लाह के फजल करम से बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से साथी हैं। अब मैं समझता हूँ अभी तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी दुआ को कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा कर फरमाए। तो अचानक मेरे साथ आए, उन्होंने शर्त पे कि हमारा नाम आप नहीं लेंगे, आपको जो प्रॉब्लम है आप हमें शेयर करें, हम आपके हाँ, साथ हैं। मतलब ऐसे नेक लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हमारा नाम सामने ना आए, और ऐसे भी नेक लोग हैं जो आटे का एक थैला देते वक्त सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे लगा के किसी मजबूर की इज्जत इस तरह से नीलाम करते हैं, और मुझे ये लोग बिल्कुल नापसंद है। खुला ऐलानिया बोल रही हूँ, वो चाहे किसी भी जगह के हों, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, पर मुझे खुदा से बहुत डर लगता है कि वो इस तरह लोगों को शर्मिंदा और बेपर्दा करते हैं लोगों के सामने, कि आप इस तरह से एक थैला देते हुए, 500 देते हुए, किसी की मदद करते हुए, आप मतलब इस्लाम की बात करते हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपको नहीं पता कि किसी की मदद करते हुए तो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को भी ना पता चले, आप पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं। आपने दुनिया से इसका सिला आपको चाहिए या रब से चाहिए? अगर रब से चाहिए तो फिर आप दुनिया को ना दिखाएं, शर्मिंदा ना करें। बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ें करना, जिन लोगों को जो मजबूर होते हैं और जो इस तरह से जाके अपनी मजबूरी के तहत किसी से मदद मांग रहे होते हैं। यकीन करें बड़ा मुश्किल काम है ये। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल राइट, सही कहा। लेकिन अब जो हमारे दोस्त हैं, डोनर हजरात हैं, उनकी यही शर्त है कि आप हमें कहीं बहुत हाईलाइट अच्छी नहीं बात करें, है, बिल्कुल। और जो आपको प्रॉब्लम है वो आप हमें फिजिबिलिटी बना के दें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इसी तरीके से अभी पंजाब से भी कुछ डोनर आए हैं, उस्ताद बिल्डर के नाम से, उनका भी यही कहना है कि आप हमें ओपन नहीं करें, जो आपकी प्रॉब्लम है खाने में, पीने में, वोकेशनल सेंटर के हवाले से, लैब्स के हवाले से, ताकि हम कहते हैं ना, देने वाला हाथ जो है वो मांगने वाला ना बने। हाँ, मांगने वाला हाथ हम देने वाले हाथ की बनाने की तरफ जाएं, लोगों को शौर देने की कोशिश करें, उनको एक स्किल्ड प्रोग्राम के तहत एक ऊपर उनको ट्रेनिंग दें। इसमें ड्राइविंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल का मामला है, वेल्डिंग के मामला हैं, उसके अलावा आईटी लैब्स की ट्रेनिंग है, इसके अलावा टेलरिंग की ट्रेनिंग है। तो बेशुमार शुबा जाते हैं, ताकि किसी न किसी हवाले से उनको ट्रेनिंग दें जिसमें उसका माइंड है, जिसमें उसका शौक है। ट्रेनिंग देने के बाद जॉब की गारंटी उनको दें, उसको बल्कि जॉब की गारंटी नहीं दें, जॉब उनको बनवा के दें, जॉब लेके दें उनको, या उनको अपना एक छोटा सा मिनी बिजनेस कायम करके दें। तो अल्लाह के फजल करम से इस पर हमारा बड़ा काम हो रहा है, और बहुत सी लंबी चौड़ी फेस्ट हमारे पास है, जो बच्चे इस वक्त अपना रोज़गार बना रहे हैं, अच्छी जॉब पे खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ जितना भी पढ़ा लिखा आदमी जॉबलेस है,
तो ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग साइड पे जाने की कोशिश करेगा, हाँ। खुदकशी करेगा और बहुत से उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करेगा। तो हमारा मिशन ये होता है कि अगर वो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, जो उसके अंदर स्किल ऑलरेडी मौजूद है, उसके तहत फिल फॉर उसे जॉब देनी है, या अगर कहीं से और जगह जॉब दिलवाने की कोशिश करनी है कि घर का चूल्हा चलेगा तो उसकी सोच ऑटोमेटिकली रॉन्ग वे से हट के पॉजिटिव साइड पे आ जाएगी। तो अल्लाह के फजल करम से हम ज़मीर से मुतमिन हैं और दिन रात हम लगे हुए हैं। मियाँ बीवी भी हैं और मतलब हम फ्रेंडली लाइफ हाँ मैं लाइव, अच्छा मैंने क्या शायद नोटिस कर लिया होगा कुछ लोगों ने नाम से कि लास्ट में इनका नाम साथ लगा, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हस्बैंड वाइफ है दोनों और मिलके इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। पर इन्होंने इतनी अच्छी एक चीज़ की कि अपनी वाइफ को इस तरफ लेके आए कि आप भी इस सिलसिले में साथ शामिल हो, वरना हम लोग कहते हैं कि औरतें हैं, बीवियां हैं, भाई घर पे रखो, घर की चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। या हम लोगों की सोच है ना कि औरत तो घर की है, औरत ने बाहर नहीं जाना। बिल्कुल जी, औरत घर की है। अगर आप नहीं जाते तो आप ना भेजें, वरना फिर बहुत सारी बातें होंगी कि एंडी ये कौन सी बातें कर रही है स्क्रीन पे बैठ के। बिल्कुल, अगर आपकी सोच छोटी है और आप चाहते हैं कि आपकी औरत कैद रहे, उसमें अगर इतनी समझदारी है कि वो लाइफ में कुछ कर सकती है, पर आप उसको अगर करने नहीं देना चाहते, आपकी सोच छोटी है, तो आप उसे घर पे रख सकते हैं। वरना औरत पे भरोसा करें तो यकीन करें वो बहुत कुछ कर जाती है। और अगर औरत भी औरत हो तो उस भरोसे को कभी तोड़ती नहीं है। और ऐसी औरतें वैसे कम ही हैं जो भरोसे को नहीं तोड़ती। मैं ये बात भी कहूँ, बहुत सारी ऐसी भी हैं जो भरोसे को तोड़ती है। जरा इसमें भी बात करते हैं कि मर्द हजरात भी, मैं मर्द को कभी बुरा नहीं कहती, क्योंकि मेरा भाई भी मर्द है, मेरा बाप भी मर्द है, इसे बड़ा फेवर लेती हूँ मैं कि मर्द अक्सर भरोसा करते हैं अपनी बेटियों पे, बहनों पे, माँ पे, बीवी पे, सब पे करते हैं। पर अब जो एक ट्रेंड चल गया मुझे लगता है कि मैरिड औरत, मतलब इतने सारे केसेस देखे हैं, आपकी भी नजर में शायद आए होंगे कि बाहर अगर जॉब के लिए गई हैं, उनको कोई पसंद आ गया है, वो बच्चों वाली हैं और उनका शौहर अच्छा भी है, अगर पहला शौहर अच्छा भी है, चलिए समझ आता है कोई मारता है या तंग करता है, ये कोई XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर समझ आता है कि आप सेपरेशन कर रहे हो। अगर ऐसी कोई चीज नहीं और आपको कोई पसंद आ गया और आप धोखा दे के अपने बच्चे, अपना पहला रिश्ता तोड़ के अगर आप दूसरी तरफ जाते तो फिर आप बड़े गलत हो। तो शायद मर्द इस वजह से भरोसा नहीं करते, औरतों को बाहर नहीं जाने देते। ऐसे कोई केसेस आए आपके सामने? नहीं, भरोसा मर्द तो करते हैं और हाँ। मर्द को भरोसा करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर ज़िंदगी का आगाज ही भरोसा है ना। भरोसा। तो बाकी मैं उस औरतों को भी कहूँगा कि जो शौहर उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हाँ। तो खुदा के वास्ते उस भरोसे को ज़ाहिर ना करें, ताकि अगर 2 लोग उल्टी तरफ जाते हैं तो उसकी जगह 10 औरतें जो हैं और बेभरोसे का शिकार ना हो। ऐसा तो ही ये है। भरोसा कायम रहना चाहिए और उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब मेरी लाइफ पार्टनर, मैं तो उसी की बात कर सकूँगा, तो मेरा तो 100%, क्या इससे भी 100% हम अबव करें तो मेरा इसके ऊपर भरोसा है। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि मेरे कोई भी काम करेगी वो मेरे नोटिस में ज़रूर होगा। और कभी मैंने आज तक 16, 17, 18 साल की लाइफ में, जब से हमारी शादी हुई, कभी उसको मैंने नहीं कहा कि आपने स्ट्रिक्टली ये काम करना है, नहीं करना। तो उस फ्री हैंड दिया है कि आप सोचो, आप मुझे मशवरा दो, काम करना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, मेहमानबाजी, जो बट एवर ज़िंदगी के मामला हैं। अभी तो हर हमारे सोशल लाइफ में भी रात को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस पर क्या काम करना चाहिए। तो मेरी सोच होती है कि मैं इसको प्रेफर करूँ, जैसे जो सोचा है यकीन अच्छा सोचा होगा। अगर कोई रॉन्ग भी है तो एक दफ़ा काम करेगी, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ आ जाएगा। तो ये एक अमल है। औरत, ज़ाहिर है औरत के पीछे, जैसे कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो इस तरह औरत को भी कामयाब करने के लिए उसके पीछे मर्द है, चाहे वो बाप की सूरत में है, चाहे भाई की सूरत में है, चाहे शौहर की सूरत में। तो ज़िंदगी दोनों के साथ चोले दामन का साथ जैसे होता है, दोनों मिल के चलाएँ तो मैं समझता हूँ मज़ा आता है लाइफ का, अच्छी लगती है। लेकिन औरतों के लिए मैसेज है कि जिनके ऊपर उनके शौहर, भाई या उनके वालिदैन भरोसा करें, तो खुदा के लिए उनके भरोसे को तोड़े नहीं, बिल्कुल। उनको भरोसे को और कायम इसी रखें। वजह से तो मर्द एतमाद नहीं करते, जो हम नहीं। कहते हैं ना कि अब ये देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह मर्दों की भी सोच इसी तरह ही है। अगर हमारे पे भरोसा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जो मर्द इस तरह, जो कई केसेस दे चुके, वो मेंटली तौर पर उन मर्दों ने कुछ अपने आस-पास ऐसी चीजें देखी देख हो तो लिया, वो भरोसा ना नहीं कर रहे करते, वो नहीं करते। ना। वो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी, अक्सर बीवियां होती हैं कि कोई लेने देने में, चीजों में भी झूठ बोल जाती हैं। वो छोटा सा झूठ होता है, वो मर्द को तो शक में डाल दिया ना, बिल्कुल डाल ऐसे दिया ही ना। ऐसे ही तो वो कई मर्द बेचारे इसी वजह से, अपनी इज्जत को बचाने की वजह से वो ये, और अक्सर ये जो आपने बात की है कि 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ऐसे ही। डिवोर्स ले लेती हैं, आगे शादी कर लेती हैं। अब वो हाँ, पर ये, कोई रीजन हो तो समझ आता है, अगर हाँ, कोई रीजन नहीं अब है ये एक देखो बंदा, 4 हाँ, बच्चे, 5 बच्चे, अब ये सोचे अब हमने इन बच्चों की जिंदगी बनानी है, अब आप किस काम पे चल पड़े हो, ये तो सोचे ना आप क्या करने लग गई हो। मगर ये कि वही माइंड
और क्या गारंटी है कि एक शोहर को आप छोड़ के जा रही हैं, अगर आने वाला शोहर आपके लिए इससे अच्छा साबित हो सकता है? हुआ ही नहीं, अभी तक हमारे केसेस में ये नहीं हुआ है कि वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, दूसरी बहुत शादी दूसरी मतलब इस तरह के, हाँ। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच 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 तक केस हमारे पास टेस्ट मौजूद है। ओहो। जो एक शोहर 5 शादियां, 5 निकाह कर चुकी है, फिर भी वो हमारे पास जो है राशन के लिए या हेल्प के लिए हमारे पास खड़ी है। तो हमें बड़ी हैरत होती है कि मैंने आपने जो पहला स्टेप किया है, फिर दूसरा, तीसरा, तो खुदा के लिए अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजिंग लाने की कोशिश करें, अपना लहजा ठीक करें, अपनी जो बिल्कुल आप में कोई गलती होगी, जी 5 मर्दों जी में तो गलती नहीं तो होगी ना सही कि एक बात है। औरत सही है और 5 मर्द खराब है। बस वो अना परस्ती है। और मैं जो हमारी मुआशरे में गा चुकी है, वो हर बंदा कहता है जी मैं मेरे जैसा अच्छा बंदा तो हो ही नहीं सकता। और यकीन माने इस वक्त भी मैं, क्योंकि मैं मैच मेकर भी काम करता हूँ, दोनों मिलके मैच मेकर काम करते हैं, तो इस वक्त बहुत बड़ी जो तादाद है वो बच्चियों की मौजूद है जिसकी एज 40 प्लस हो चुकी है, 45-50 तक एज उनकी पहुंच चुकी है, और उनकी शादियां नहीं हो रही, और मैं समझता हूँ उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आइंदा उनकी शादियाँ होंगी हो भी जाती हैं तो क्या वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और हाँ, नौकरी इतनी पढ़ एज लेके के नहीं कर बाद तो सकती। फिर बहुत आप इश्यूज तो हो जाते लेकिन हैं। इतने इशूज़ हैं, अगर उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो मतलब उनकी डिमांड इतनी है कि मैं समझता हूँ कि वो इस मुआशरे में तो पूरी होना नामुमकिन है। अच्छा, लड़कियों की भी बड़ी डिमांड नहीं होती रिश्तों के बहुत लिए कि डिमांड हो गई। बड़ा पैसे वाला मर्द हो, ऐसा हो, वो ये चीजें ना करे, बड़ा खूबसूरत हो, फिर वो भी आगे से कहेगा भाई आप भी बड़ी खूबसूरत मुझे चाहिए हो। सही मतलब बात मैं है। इतना कुछ दे के तो फिर एक खूबसूरत बीवी तो साथ लेके ऐसे ही जाऊंगा। ऐसे ही ऐसे ही अब है। ट्रेंड ये है कि मिसाल मर्द जो है, जैसे उसके वालिद का अगर बिजनेस है, मैट्रिक इंटर के बाद उधार बिजनेस में जाएगा, और लड़कियां घर बैठे पढ़ती रहती हैं। अब लड़का अगर कम पढ़ा लिखा है तो लड़की का जो अमेज है वो अटक जाता है, जिससे मेरे बराबर या मेरे से ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, देखो आप ये उसमें फील करें कि एक बच्चा, उसमें कोई बुराई नहीं है, पुरस्कून लाइफ गुजार रहा है, वालिद का बिजनेस है, उसके साथ हाथ बटा रहा है, तो मैं समझता हूँ आज उसने जिम्मेदारी उठा ली है, तो आप इसको एग्री करें, नहीं जी मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, मुझे एजुकेटेड लड़का चाहिए। अच्छा, उसका अगर मुताबिक एजुकेटेड लड़का आता है तो फिर उस एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता, फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, आउट ऑफ कंट्री इस तरह की डिमांड करता है। तो हम कहते हैं भाई अब आपके हम लेवल आया है, क्योंकि आजकल लड़कियों की तादाद रिश्तों के हवाले से ज़्यादा है, तो बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो अप हो जाती हैं। तो यही अलमिया है कि नहीं, वो कभी किसी का ये नहीं आया कि कोई सियासतदान हो, ऐसी कोई सोच नहीं है किसी की। मतलब सियासतदानों से सब भाग रहे हैं, एक मीडिया की लड़कियां सियासतदानों से शादियां कर रही हैं, मतलब है हमारी कुछ एंकर्स हैं जिन्होंने की है, पर कभी किसी आम लड़की की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि कोई सियासतदान हो है, किसी कुछ से। आती हैं, उनका होता है माइंड, ना लोगों का जहन उनका माइंड होता है कि मुझे कोई दुनिया की सियासी ऐसे चाहिए, हाँ, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बस। अच्छा, वो मिल भी वो जाता तो है वहां उनको, से ही मिलता है लेकिन ज्यादा। वो कितने सियासी लोग हैं उनको तो 4-4, 6-6 शादियाँ हो चुकी हाँ, होती हैं। तो ये निज़ाम है, ऐसी आती हैं, डिमांड करती हैं, तो हम कहते हैं बीबी हमारे पास ऐसा मामला नहीं है, हाँ, ना अपने आप को बदनाम करो, ना हमें बदनाम हाँ, करो, बिल्कुल। आप खुद जाके अपनी चॉइस कर लो। तो इस तरह के मामला था। लेकिन खुदा रहा हमारी बेटियाँ, मतलब उनकी जो सोच है माइनस की बजाय पॉजिटिव जाए, और उनको समझ आ जाए कि हम क्या करने जा रही हैं। जो हमारी माओ ने अच्छा रोल किरदार किया हम उसको कॉपी करें। लेकिन आजकल नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये बिल्कुल बहुत काम खराब इतना कर रहे हैं। काम खराब कर रहा है कि मैं समझता हूँ जो बच्चियाँ शरई पर्दा करती हैं, घर की चार दीवारी के बाहर नहीं निकलती, तो मैं समझता हूँ जब उनके मामला सामने आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये देखो ज़रा ये क्या मामला। लेकिन उनका बाहर निकलने का, उनका आज़ाद ख्याल होने का, घर से भागने का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल। तो अच्छा, थोड़ी सी आज आप इस पे भी बात करें, जहाँ आपने इतनी बात की तो मेरा दिल हो रहा है इस पे भी ज़रूर बात करें। हालांकि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो एक बड़ा मसला है कि उन औरतों के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर आपके पीठ पीछे कोई बात करता है, कोई आपके कपड़ों को देख के, इन चीज़ों को देख के अगर अंदाज़ा लगाता है कि आप बड़े आज़ाद ख्याल हैं, आप बड़े बेबाक हैं और आप शायद किसी गलत लाइन पे जा रहे हैं, तो वो उसकी सोच गलत होती है। ठीक है, हमारा मसला है कि हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमारा मसला है कि हम कैसे मेकअप कर रहे हैं, हमारा मसला है ये सारी चीज़ें हमारा मसला है, हमें कोई बताए ना। तो मैं ये समझती हूँ कि फेस पे अगर कोई नहीं बोलता तो बहुत बड़ी बात है, पीठ पीछे तो लोग बादशाहों की भी बातें करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, हम लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं बनाई हुई कि अगर कोई किसी की ड्रेसिंग थोड़ी मॉडर्न है या थोड़ा कोई तेज तेज बोलता है या हर चीज़ में, मामलात में, काम में बड़ा एक्टिव है, तो यानी कि ये लड़की तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसने अबाया इस लड़की ने पहना, वो हो कितने अच्छे खानदान की, बड़ी
सुलझी हुई, बड़ी शरीफ है। मतलब हम लोग कपड़ों से और पर्दे से अंदाजा लगाते हैं कि कोई औरत शरीफ है और कोई औरत शरीफ नहीं है। देखिए एक अलमिया है, ये सहाबा कराम से एक रवायत भी है। किसी बंदे से पूछा गया कि ये 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों को मतलब अपने अपनी राय बताया ना, तो एक ने कहा यार ये बिल्कुल 2 नंबर आदमी है। दूसरे के मतलब बुलाया गया, दूसरे को बोला यार आधा 2 नंबर है, आधा ठीक है। हाँ। मिसाल मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। तीसरे के मतलब पूछा गया, उन्होंने बोला बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो बाद में उसकी तहकीक की, पूछा गया कि इसके मतलब क्या कहते हैं। उसने बोला जो 2 नंबर कह रहा है वो ऑलरेडी खुद 2 नंबर है। हाँ। जो कह रहा है आधा 2 नंबर है, आधा ठीक है, तो ऑलरेडी वो आधा ईमान उसमें बाकी है, आधा जा चुका है। जो तीसरे के लिए कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए उसका ईमान अपनी जगह मजबूत है। अब अलमिया क्या है कि हम खुद इस दलदल से बाहर बहुत नहीं प्यारी निकलते, बात की आपने। तो हम अपने आप को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे होते हैं। तो खुदारा जब हमारी अपनी सोच पॉजिटिव होगी ना, तो आगे अगले वाली भी हमारी बेटी है, अगर हम जो समझे ये हमारी बेटी है, हमारी सोच ऑटोमेटिक प्लस चली जाएगी। बिल्कुल। हम समझे हमारी बहन है तो हमारी सोच में फर्क आ जाएगा। अक्सर यही माँ होता है। समझेंगे सोच में फर्क आ जाएगा। जब हम अपना दिमाग ही उल्टी तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वही सोच आ हम जाएगी। लोग यही चीज को गाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमने बात स्टार्ट करते हैं रिश्ते के हवाले से, पर हमारे शो का टाइम बिल्कुल एंड है, तो लास्ट में हम उनको जल्दी से यही बात। गाइड करते हैं आप जाके मिलें। हाँ। तस्वीर को देख के आप फैसला मत कीजिए कि ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, हम जाके मिलें, कुछ अपना माइंड चेंज करें। बंदा मिलता जुलता है, बैठता है, फिर ही पता चलता है ना एक दूसरे का। अब टाइम शॉर्ट है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट में बहुत प्यारी बात की जो मेरे दिल को लग गई, क्योंकि मैं भी अक्सर यही कहती हूँ कि जो इंसान खुद होता है वो सामने उसको वैसे लोग नजर आते हैं। अब जो लोग हम लोगों को बुरा कहते हैं, फिर सोच लें कि कौन गलत है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। और खैर कोई बात नहीं है, सोच है, सोच जहां तक जाए, सोच पे कोई पॉजिटिव काबू नहीं है। रखें, हाँ। आप जितना दूर तक सोच सकते हैं या आप जरूर सोचें, सामने नहीं कह सकते। तो इसी तरह से मोहब्बत करते रहें, इसी तरह से प्यार करते रहें, इसी तरह से मेहनत करते रहें, इसी तरह से अपनी सोच को, अपने मयार को बुलंद करें। कोशिश करें आपकी ज़ात से, आपसे, आपके किसी अमल से किसी को तकलीफ़ ना हो, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मतलब इन चीज़ों में मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें छोड़ के अपने लिए जियो, मेहनत करो। कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हो ये आपको पता है, आपके रब को पता है, आपके घर वालों को पता है, तो बस ठीक है। और किसी को खुश नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक सोच है, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरा रब खुश है, तो बस मैं खुश हूँ। और ये किस तरह से पता चलता है कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश है? अच्छा मैं अभी जाते जाते, बड़ी लंबी हो गई बात, पर ब्रेक का मुझे बार बार कह रहे हैं, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। मुझे सब कहते हैं कि कैसे पता चलता है कि अल्लाह तुमसे खुश है। मैंने कहा मुझे बैठे बैठे ही अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता है, मुझे बैठे बैठे खुशी महसूस होती है। मैं मतलब कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं हुई भी, हाँ ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई खुशखबरी मिली है, पर बैठे बैठे मैं बोलती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। मतलब मेरा रब मुझसे राज़ी है। ऐसा अगर हो तो रब राज़ी है। खुश रखें अल्लाह को, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, दुनिया को ना परेशान करे, किसी को ना करे। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।